नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मेरी अवनी, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। और दोस्तों, इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, इस 5वें पार्ट को पढ़ने से पहले बाकी के 4 पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अवनी नाम से प्लेलिस्ट में लिंक दिए हुए हैं सारी वीडियोज़ के। वो चारों पार्ट्स पढ़ के फिर इस पार्ट को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। वह शुरू से ही लाड प्यार से पली है, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी करके वह अभाव में झोंक दी जाए। बोलो, मैंने उनको वचन दिया कि जब तक मैं उसके लायक नहीं बन जाऊँगा, उससे नहीं मिलूँगा। उन्होंने वचन दिया कि वह मेरा इंतज़ार करेंगे। वह बस मेरी वह आखिरी मुलाकात थी अवनी से। फिर कॉलेज में जब तक पढ़ाई करता रहा, मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। हर परीक्षा मैं टॉप करता रहा, अवनी भी इसी राह पर चलती रही। फिर जाने कितनी हंसी खुशी भरे बसंत और कई बरसातें निकल गई। हमारा प्यार दिनों दिन बढ़ता ही गया। शायद आंखों की भाषा भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। आखिरकार पढ़ाई पूरी हुई और मैं नौकरी की तलाश में धक्के खाने लगा। किसी कोर्स को करने के लिए, कोचिंग करने के लिए एक लंबी रकम की ज़रूरत थी, जो मेरे पास नहीं थी। फिर चाचा जी ने मेरी नौकरी लगवा दी, पर यह साधारण सैलरी की नौकरी गाड़ी, बंगला और शानदार जीवन के अरमान पूरे करने के काबिल नहीं थी। अब एक तरफ अवनी थी, तो बीच में एक चौड़ी खाई थी, कुछ बनकर दिखाने की। मैं इस नौकरी में चाहे जितना भी ओवर टाइम कर लूँ, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज इस किराए के मकान के पड़ोसी घर की लड़की को पानी में भीगते हुए और नहाते हुए देखकर मुझे अपनी अवनी की याद आने लगी। रात हो चुकी थी, खाने का अब मन भी नहीं कर रहा था। नाश्ता तो किया था 4 बजे, पर खाना नहीं खाया। मैं लेट गया और भविष्य की उधेड़-बुन में उलझा ही चला गया। उलझन में फँसा-फँसा आखिरकार मैं नींद के आगोश में समा गया। मैं ऐसे दोराहे पर था जहाँ जहाँ से एक रास्ता मेरे जीवन की तरफ जाता था और दूसरा अवनी की ओर। मैं यह नौकरी ज़रूर कर रहा था, पर संतुष्ट नहीं था। मैं अधर में था। धीरे-धीरे 1 साल भी निकल गया और मैंने 50,000 रुपए जोड़ लिए थे। इस बीच मैं अवनी के घर कभी नहीं गया। अवनी का फ़ोन बीच-बीच में ज़रूर आता रहता था। अब मैं धीरे-धीरे हताशा की ओर बढ़ रहा था। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। कोचिंग के लिए ना तो समय है और ना ही कोई तगड़ी रकम। इतने रुपयों से क्या होगा? समय की कोई सीमा भी तो नहीं होती। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ठगा गया हूँ। बड़ी ही खूबसूरती से मुझे टरकाया गया है। मैं नादान सपनों की दुनिया में उड़ता हुआ यही सोच रहा था कि इधर मैं पढ़ाई कर निकलूँगा, उधर नौकरी पक्की। जब हकीकत की ज़मीन से टकराया तो मालूम हुआ कि सपनों में और हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है। सपने सपने होते हैं जिनका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं होता और हकीकत बड़ी ही कड़वी और कठोर होती है, जिस पर टकराते ही सपने चूर-चूर हो जाते हैं। सवेरे ही सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीव किया। घर से मम्मी का फ़ोन था। बड़ी ही खुशी भरी आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, कहने लगी, "बेटा, जल्दी से घर आ जाओ।" मैंने पूछा, "क्या हुआ है?" मैं घबरा गया था कि अचानक फ़ोन, मगर उनकी खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। "बेटा, तुम्हारी शादी वाले आज आने को हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता फँसा है और ऐसा रिश्ता दोबारा में शायद नहीं मिलेगा। बड़ा ही भला परिवार है, लड़की भी बहुत ही सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है और लड़की के घर वाले भी बहुत भले हैं। तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं।" यह बात सुनते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया। हमारा पुरानी परंपराओं पर चलने वाला रूढ़िवादी परिवार है। इसमें जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। अब बाल विवाह तो नहीं होता, लेकिन फिर भी घर में सबके अनुसार मेरी शादी की उम्र अब निकली जा रही है और अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। तो मैं घर वालों की नज़रों में शादी के लिए सर्वथा उपयुक्त हूँ। कई दिनों से मैं टाल-मटोल कर रहा हूँ। शादी वाले आते हैं और देखभाल कर चले जाते हैं।
मैं मना कर देता हूँ। इस बात से घर में सब मुझसे नाराज़ रहने लगे हैं। सच बात तो यह है कि मैंने शुरू से ही अवनी को अपने दिल में पाया है और मरते दम तक मेरे मन में वही रहेगी। ऐसी स्थिति में मैं अगर किसी और लड़की से विवाह कर लूँ, तो मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान सकूँगा। जब उसे पत्नी नहीं मान सकूँगा, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इसमें उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं होगा। तो शुरू में तो सब कुछ ज़रूर बुरा लगेगा, मगर सही यही है कि जिसे मैं दिल से अपना नहीं सकता हूँ, उससे शादी करने से लाभ ही क्या? कम से कम किसी निर्दोष लड़की का जीवन तो बर्बाद नहीं होगा। मैंने मम्मी से कहा, "मम्मी, आपको पता है कि मैं शादी नहीं करूँगा।" इस बात पर वह नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि हर बात की कोई हद होती है आखिरकार। मैं भी तो आखिरकार सुनूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम जिससे करना चाहते हो उसी से कर लो। क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे? तुम्हारे लिए कोई बैठा रहेगा? इस लड़की की शादी हो जाएगी। उनके स्वर की हताशा से लग रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता इस तरह हाथ से निकला जा रहा है। इसका उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। अभी उम्र है तो तुम नखरे दिखा रहे हो, बाद में कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा भाई भी है, जब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तब लोग क्या सोचेंगे कि बड़ा भाई बैठा है, कोई ना कोई कुल में खोट होगा या कोई कमी होगी, तभी तो बड़े भाई की शादी नहीं हुई। तो तुम्हारे छोटे भाई की शादी की भी तो दिक्कत होगी और हमारी पोजीशन को भी क्या तुम नहीं जानते हो? वह काफ़ी रुपये दे रहे हैं, जब से तुमने नौकरी की है, तुमने तो कुछ घर में दिया ही नहीं और ऊपर से शादी के लिए भी नखरे दिखा रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अच्छी खासी रकम मिल रही है, इससे भी हाथ धो बैठेंगे और फिर बाद में तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। इसी प्रकार न जाने वह क्या-क्या कहती रही। मैं एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालता रहा। उसके बाद आखिरकार मैंने कहा, "मम्मी, तुम जान लो मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चाहे वे कितने भी रुपये देते हों। और मेरे रुपये देने की बात है, तो मैं तो अपनी कोचिंग के लिए रुपये इकट्ठे कर रहा था। जितना संभव हो सकता है, मैं कर देता हूँ और इतनी अच्छी मेरी सैलरी तो नहीं मिलती। आप मना कर देना, मैं नहीं आ पाऊँगा।" उन्होंने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। मैंने भी रख दिया। सवेरे-सवेरे ही दिमाग खराब हो गया था। मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होकर निकला। जैसे ही गेट पार करके जाने लगा, दरवाजे पर अभी खड़ी थी। मुझको देखकर ही मुस्कुरा दी। मैं अपने को असहज महसूस करने लगा। मैं आगे बढ़ गया। ये लड़की भी ना, कोई देख ले तो क्या कहेगा? स्थिति जस की तस थी। ना तो आगे कुछ जल्दी फैसला होने वाला था और ना ही इतनी जल्दी कुछ होने वाला था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह तो निर्बाध्य गति से पंख लगाकर उड़ता ही जाता है। मगर हकीकत की दुनिया बहुत ही कठोर होती है। मैंने यथासंभव दौड़-धूप की, मगर कोई और दूसरी अच्छी जॉब भी नहीं मिली और इसमें भी मेरा समय पूरा लगता रहा, जिससे मैं और कुछ भी अतिरिक्त तैयारी करता, वह भी नहीं कर पा रहा था। इस तरह से मन में एक झुंझलाहट सी हावी थी, जिससे मैं निकल भी नहीं पा रहा था और बुरी तरीके से फँसा हुआ था। आखिरकार वो दिन आ पहुँचा जिसकी मैं संभावना कर रहा था। वह मेरे मन को बुरी तरह से डरा रही थी। अवनी का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि आपको पापा ने अर्जेंट बुलाया है। जब से मैं अवनी के घर से आया था, तब से मैं दोबारा उसके यहाँ नहीं गया था। मैं धड़कते हृदय और काँपते पैरों से अवनी के घर में घुसा। अब मुझे उसके पापा का सामना करना था, जो मुझे बहुत ही कष्टप्रद लग रहा था। मैं नहीं जानता कि पीछे क्या हुआ होगा, पर इतना मुझे महसूस हो गया था कि मामला तनावपूर्ण है, माहौल गर्म है। मैं मन ही मन में साहस बटोर रहा था कि उनके सामने आकर मैं क्या कहूँगा, और उन्होंने किसी न्यायाधीश की तरह ही आकर अपना आसन ग्रहण किया और मुझसे पूछा, "आप बताओ कि तुम्हारी क्या पोजीशन है?" हालाँकि मैंने कहा था कि अभी तुम लोगों का करियर बनना है, लेकिन जानते हो अवनी के लिए बहुत अच्छा अवसर आया है। बहुत ही अच्छा घर घर है, अच्छा लड़का है, लड़का डॉक्टर है।
और सबसे खुशी की बात यह है कि वो लोग उसके करियर के विरुद्ध नहीं है। वह जो भी करना चाहे खुशी से कर सकती है। लेकिन अवनी जिद पकड़े हुए है कि वह तुम्ही से शादी करेगी। अब तुम कौन-सी जॉब कर रहे हो? कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझको सिर झुकाए हुए देखकर ही उन्होंने आगे की बात जारी की। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि बनाया बिगाड़ा और बिगाड़ दिया। अवनी अभी नादान है, अपना भला-बुरा नहीं समझती है। एक बार उसको बुरा लगेगा, थोड़े दिन रोएगी-धोएगी, लेकिन फिर सुख में जीवन बिताएगी। मैं जो कह रहा हूँ, इस बात को समझ रहे हो ना? मैं क्या जवाब देता? जो कुछ कहना था, वही कह रहे थे। अवनी ने कहा, पर पापा, जॉब तो धीरज की भी है। कोई ज़रूरी थोड़ी है, वही करता रहेगा। दूसरी भी उसे बाद में मिल सकती है। तुम चुप रहो। जब मैंने पहले ही तय कर लिया, तो अब इसमें कोई बात ही नहीं है। अपनी बात पर बल देते हुए उन्होंने अवनी को चुप कराया। मेरे मन में क्रोध उमड़-घुमड़ कर रह गया। क्या खाक तय किया था? यह तो सरासर बेईमानी वाली बात है, चालाकी की बात है। और वह यह भी नहीं कहते, उन्हें जो करना होता है, करते हैं। मगर वह अवनी ज़िद्दी है, उसके लिए उन्हें इतना स्वांग करना पड़ा। अभिनय कर रहे हैं। अब कुछ शेष नहीं रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ। मेरी पराजित मुद्रा को लक्ष्य कर वह विजय योद्धा की तरह मूँछों पर ताव देते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, मुझे इजाज़त दीजिए। वह पूर्ववत पोज़ीशन में अपनी गर्दन अकड़ाए हुए बैठे रहे। मैं बाहर थके-थके कदमों से निकला। अवनी मेरे पीछे-पीछे दौड़ कर आई। रुको, रुको तो सही। मैं बाहर निकल कर आ गया था। पीछे-पीछे अवनी भी आई। उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। वह मुझसे बोली, धीरज, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कल तुम मुझे मिलो, जहाँ झील के पास पिकनिक पर गए थे। मैंने डूबते हुए मन से निराशा भरे स्वर में उससे कहा, क्या रखा है इसमें अवनी? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अगर कल तुम मुझसे नहीं मिले, तो फिर शायद तुम मुझे जीवन भर में कभी नहीं देखोगे। ठीक है, मैंने अवनी को आश्वस्त कर दिया। मैं अवनी से मिलने के लिए झील के किनारे पहुंचा। कुछ ऐसे इत्तेफाक की बात है कि बारिश का मुझसे गहरा नाता जुड़ गया है। वहीं हल्की हवा के झोंके मेरे मन को उद्वेलित कर रहे थे। आसमान में बादल छाए चमकीली धूप को दबाकर सुरमई आभास दे रहे थे। यद्यपि यह सवेरे का ही समय था और सवेरे-सवेरे ही अवनी का फ़ोन आ गया था। उसने बड़े ही अनुरोध और हक़ के मिश्रित स्वर में कहा कि तुम्हें आना है, तो ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जब वहाँ पहुँचा, तो अवनी वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी। चारों तरफ दूर-दूर तक फैली हरियाली से ढकी छोटी-छोटी पहाड़ियों में क्षितिज पर हरियाली और सुरमई बादलों के संगम ने एक रहस्यमयी संसार की सृष्टि कर दी थी। सर्वत्र शांति का साम्राज्य था। इस झील के किनारे बैठी अवनी उस असीम विस्तृत नयनाभिराम दृश्य की सजीव मानव सुंदरता थी और मैं उस कुदरत की करिश्माई खूबसूरती में अपने आप को निहायत ही एक छोटा-सा तिनका समझ रहा था। संसार से पृथक उस विस्तृत निर्जन प्रदेश में मैं और अवनी मात्र 2 ही सजीव प्राणी थे। प्रकृति के उस विराट सौंदर्य आयोजन में मेरा मन पल भर के लिए कहीं खो-सा गया। मैं उस संसार में अपनी जगह ढूँढ रहा था। असीम नभ के नीचे धरती, उस धरती के किसी देश के किसी प्रदेश में, किसी शहर की छोटी-सी जगह में मैं एक बिंदु के बराबर भी तो नहीं हूँ और इस बूँद से जीवन के लिए मैं इतना व्यथित क्यों हूँ? संसार की निस्सारता मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। शायद अत्यधिक निराशा ने, दुःख के आवेग ने मेरे मन को झकझोर कर मेरे अंदर इस दार्शनिकता का संचार किया था। अवनी झील के किनारे अनमनी सी बैठी शून्य में ताक रही थी कि मैंने पास जाकर उसको चौंका दिया। हाय अवनी, हाय धीरज, आओ बैठो। मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना है। क्यों? घर में कोई कुछ नहीं कहेगा? मैंने आशंकित होकर पूछा।
मैं तो घर में बताकर नहीं आई हूँ। मैंने तो सहेली के यहाँ की बात कही थी। दूसरे, मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। सो प्लीज़ इसमें डिस्टर्ब मत करो। मैंने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। यह वह वाली अवनी तो नहीं थी। मैं उसके पास बैठ गया। वह छोटी-छोटी कंकड़ियाँ उठाकर झील में फेंक रही थी। शांत जल में जैसे ही कंकड़ पड़ता, एक भंवर बनता, फिर थोड़ी देर में जल स्थिर हो जाता। जानते हो धीरज, उसने चुप्पी तोड़ी। मैं डरपोक और कमज़ोर कभी नहीं रही। रोने-धोने में मुझे नफ़रत है। समस्या कोई नहीं है, पर बहुत ही बड़ी है। जब किसी को ज़्यादा चाहो, तो वह चाहत का सौदा होने लगता है, ब्लैकमेलिंग होने लगती है। मैं अपने मम्मी-पापा को इतना चाहती हूँ, तभी वह ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। जब मैंने उनसे साफ-साफ कर दिया कि मैं धीरज से ही शादी करूँगी और किसी से नहीं करूँगी, उसके साथ जैसी भी स्थिति हो मैं रह लूँगी। तकलीफ़ होगी तो मुझे होगी, आप लोगों को क्या? अगर आप मेरी शादी धीरज से नहीं करोगे, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। जानते हो धीरज, यह सुनकर उन्होंने क्या कहा? शौक से जब चाहो तो कोर्ट मैरिज कर लो, पर यह जान लो मैं तुम्हारी मम्मी को गोली मारकर अपने आप को भी गोली मार लूँगा। पूरी ज़िंदगी मैंने शान से गुज़ारी है, तो अब क्या मैं यह सुनूँगा कि देखो इसकी लड़की भाग गई? मैं क्या करूँ? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब तो वे ज़िद पर उतर आए हैं। अभी तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। बताओ, मैं कैसे किसी से शादी कर लूँ? ऐसा कहकर उसने पर्स से एक फ़ोटो निकाली। एक बेहद ही आकर्षक युवक की मुस्कुराते हुए पोज़ में फ़ोटो थी। यह डॉक्टर आरव का फ़ोटो है। पापा ने इसे मेरे लिए चुना है। यह नई सिचुएशन थी, उसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। चलो धीरज, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब मैं कैसे कह सकता था कि हाँ चलो अवनी, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी-अभी जो मैं प्रकृति के विस्तार से साक्षात्कार और अपनी स्थिति का विश्लेषण करके आया था, वह मेरे मन में अभी भी विद्यमान थी। अब अवनी की बात से वह दार्शनिकता और भी बढ़ गई। मैंने अवनी को सांत्वना दी। अवनी, तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। जहाँ तुम्हारे पापा कहें, शादी कर लो। कहते-कहते मेरा गला भर आया। अवनी ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। ये क्या कह रहे हो धीरज? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? कितनी आसानी से तुमने कह दिया। देखो अवनी, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे पापा की मर्ज़ी के बिना या चोरी से तुमसे शादी नहीं करूँगा। उससे तो अच्छा प्यार का वह एक पल है जो मेरा और तुम्हारा है, और वो पल आज का मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है धीरज? इससे तो अच्छा है कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ, तो मुझे कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। उस दिन तो मैंने नाटक ही किया था, आज मैं सचमुच डूबने जा रही हूँ। कहकर अवनी उठकर झील की ओर बढ़ी। रुक जाओ अवनी, तुम इतनी कायर कैसे हो सकती हो? आज इस प्यार का यही असर है, तो धिक्कार है ऐसे प्रेम पर, जो इस हालत में पहुँचा दे। तुम तो बहुत ही बहादुर थी, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? क्या बहादुरी केवल लड़ने-भिड़ने में ही थोड़ी होती है? हमें अपने प्यार को कलंकित नहीं करना है। क्या तुम नहीं जानती हो, सच्चे प्यार को कोई नहीं मार सकता? भावुकता में मत बहो, गलत कदम मत उठाओ। तुम क्या सोचती हो डूबने को मैं नहीं डूब सकता? अभी तुम इशारा करो, फिर देखो, अभी मैं तुम्हारे सामने ही अपना जीवन न्योछावर कर दूँ। पर मैं जो कह रहा हूँ, उसके बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे पापा ने मेरे डूबते हुए घर की नैया को किनारे पर लाकर लगाया था, मेरे पापा को बचाया था। अगर वह नहीं होते, तो शायद मेरे पापा भी नहीं होते। मैं भी पता नहीं क्या कर रहा होता और कहाँ होता। माना कि यह तुम ही ने प्रेरणा दी, पर तुम्हारे पापा ने किया, वह मैं कैसे भूल सकता हूँ? और आज तुम कह रही हो कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो। बताओ मैं उनको धोखा कैसे दे सकता हूँ? एक मेरी आत्मा मुझे जीवन भर धिक्कारेगी
फिर मैं तुमसे शादी करके भी सुकून से नहीं रह सकूँगा। मेरे दिमाग पर वह बोझ भी तो बना ही रहेगा, तो इसमें चैन कहाँ होगा? तो फिर मैं क्या करूँ? वह रो देने वाले अंदाज में बोली। मैंने उसके पास बैठकर उसको समझाने की कोशिश की। कह तो रहा हूँ ना मैं कि जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वह करो। क्या तुम जानती नहीं हो कि प्यार शरीर से नहीं किया जाता, यह तो आत्मा से होता है। मैं तो जीवन भर प्यार करता ही रहूँगा। बोलो अवनी, बोलो, तुम मुझे वचन दो कि जैसा तुम्हारे पापा कहेंगे वैसा ही करोगी, कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। उसे चुप देखकर मेरे मन में बेचैनी भर गई। मैंने फिर से उसे समझाया, बात को समझने की कोशिश करो अवनी, बोलो तो, मुझे वचन दो। थोड़ी देर तक वह चुप रही, फिर बोली, अच्छा तो मेरी शादी हो जाने के बाद भी तुम मुझे नहीं भूलोगे? नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैंने उसको आश्वासन दिया। तो फिर ठीक है, मैं जैसा पापा कहते हैं वैसा ही करूँगी, लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि अब तुम अपने जीवन को बदल कर ही रहोगी। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। मतलब यही कि तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो, जब ठान लो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? क्या तुम मेरे प्यार के खातिर, मेरी खातिर अपने जीवन को नहीं बदल सकते? तुम भी यह सिद्ध करके दिखा दो कि अपनी जगह पर हम लोग भी सही हैं। तुम्हें भी अब कुछ करके बन कर दिखाना है और यह सिद्ध भी कर देना है कि प्यार बिगाड़ता नहीं, बनाता है। दूसरे उनके सामने यह भी बताना कि मैंने तुम्हें गलत नहीं चुना था, तभी तुम मेरे पापा के सामने जाओगे। मुझे असमंजस में देखकर उसने फिर जोर देते हुए कहा, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम यह नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रुपयों की व्यवस्था करूंगी। पर मैं यह कैसे गवारा कर सकता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि मुझे स्वीकार करना ही पड़ा। फिर अवनी और मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, एक दूसरे से मन की जाने कितनी ही बातें की। शायद सब आज ही कर डालना चाहते थे। फिर वह मेरे साथ मेरे घर तक आई। मैंने मना भी किया तो वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं चुप हो गया। जब हम दोनों लोग वापस आ रहे थे, हल्की हल्की बूंदों की रिमझिम फुहार शुरू हो गई थी, मगर तेज बारिश नहीं थी। हवा में नमी थी, उधर हमारे दिलों में हलचल थी और हवा की नमी शायद आंखों में उतर आई थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर अभी आ गई। हम लोगों को जाते हुए उसने देखा, फिर हम अंदर आ गए। अवनी ने कहा, अब आज से ही तुम्हें अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मैं मैं और सिविल सर्विसेज? क्यों? इस मामले में मैं क्यों कर रहे हो? क्या ये आसमान से उतर कर आए हुए देवता करते हैं? क्या यह इंसानों का काम नहीं है? या वे लोग कोई और ही धातु के बने हुए होते हैं? तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं निरुत्तर था अब। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक अलग पार्ट में, जानते हैं क्या धीरज सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा या नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।